ये है हमारा प्यारा देश इंडिया और ये है चाइना, सिर्फ साइज में ही नहीं पर इकोनॉमी में भी इंडिया से काफी बड़ा है। साइज, मैन पावर, इकोनॉमी सब में इंडिया से ऊपर। और मजे की बात यह है, पॉपुलेशन को छोड़कर बाकी फैक्टर्स में चाइना इंडिया से मीलों दूर है। ये देखो ग्राफ जो दिखाता है एक आदमी ऑन एन एवरेज कितना अर्न करता है इंडिया और चाइना में। पर जैसे आप इसी ग्राफ से देख सकते हो, इट वॉज नॉट ऑलवेज लाइक दिस विद चाइना, बल्कि 19th और अर्ली 20th सेंचुरी में तो चाइना का कंडीशन इंडिया से भी बदतर था। अनस्टेबल इकोनॉमी, वीकनिंग सेंटर और इन सब के ऊपर से जापानीज इन्वेजन, चाइना तो जैसे टूट ही गया। फिर एंट्री होती है माओ जेडोंग की, चाइना के एक ऐसे लीडर जो ना कि सिर्फ पावरफुल और स्ट्रेटेजिक थे बट इन्फ्लुएंशियल और चार्मिंग भी। उन्होंने एस्टैब्लिश किया चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी और फिर चाइना ने ऊंचाइयों का रास्ता तय कर लिया और इतना बड़ा बन गया कि आज भी उनका ग्रोथ अनमैच्ड है। राइट? रॉन्ग। देखो, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के आने के बाद भी चाइना ने कुछ खास ग्रो नहीं किया। ये लो एक और ग्राफ, देख रहे हो कैसे एक स्टैटिक मूवमेंट से एक अब्रप्ट ग्रोथ हुआ। यहां हुआ पीआरसी यानी पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का जन्म और इसी टाइम माओ जेडोंग आए पावर में। पर चाइना का एक्चुअल ग्रोथ शुरू हुआ यहां 1980s के करीब, पर तब तक माओ मर चुके थे। फिर कैसे हुआ? इनकी वजह से, देन जाओपिंग, जिनको कहा जाता है द आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न चाइना। तो आज जानते हैं कौन थे जेन जाओपिंग और ऐसा क्या किया उन्होंने कि चाइना एक स्लीपिंग जायंट से दुनिया की सुपर पावर बन गई। 1644 में चिंग डायनेस्टी ने चाइना को रूल करना शुरू कर दिया। इस दौरान चाइना ने मंगोलिया और तिब्बत जैसी एरियाज को अपने कंट्रोल में कर दिया और अपनी बाउंड्रीज को वाइडन किया। इससे चाइना का लैंड बहुत ज्यादा बढ़ गया। यही नहीं, ये टाइम में चाइना के पॉपुलेशन में भी मैसिव डिफरेंस आया। 1790 तक चाइना का पॉपुलेशन 150 मिलियन से 450 मिलियन तक बढ़ गया। साथ ही चिंग डायनेस्टी ने गवर्नेंस में भी रिफॉर्म्स किए और एम्पायर को एफिशिएंटली मैनेज करने के लिए पॉलिसीज बनाई। इस टाइम पीरियड में चाइना एक पावरफुल नेशन के रूप में डेवलप हुआ और फॉरेन रिलेशंस में भी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर आया। पर ये सब थी शुरुआत की बात। 19th सेंचुरी तक यूरोप ने साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हासिल कर दिए थे, बट एशिया की काफी कंट्रीज अब भी इन सब चीजों के बारे में अनजान थे। यूरोपियन कंट्रीज जैसे ब्रिटेन, फ्रांस और पोर्चुगल एशिया में कॉलोनीज एस्टैब्लिश करके इन कंट्रीज को लूट रहे थे और इसी वक्त में चाइना को यूरोपियन पावर्स और उनके एडवांस टेक्नोलॉजीज का सामना करना पड़ा। 1839 से 1842 तक लगभग 18 वॉर्स लड़े गए थे चाइना और ब्रिटेन के बीच में, जिनमें से 17 वॉर्स चाइना हार गया। इस दौरान चिंग डायनेस्टी भी वीक हो रहा था। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स, रिबेलियंस और सिविल वॉर्स चाइना को अंदर से भी तोड़ रहा था। अब 1899 में फाइनली इतने वॉर्स के बाद चाइना में शांति लौट आई और यहां से शुरू हुआ चाइना की ग्रोथ स्टोरी। राइट? रॉन्ग। 1899 से 1907 तक चाइना को यूके, यूएस, फ्रांस, जापान, जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रिया, हंगरी और रशिया ने एक अलायंस फॉर्म करके अटैक किया। इससे अब जो कुछ भी थोड़ा बहुत बचा था चाइना में वो भी खत्म हो गया। 1911 में चिंग डायनेस्टी फाइनली गिर गई। इसके बाद 1949 में जापानीज कंट्रोल, सीरीज ऑफ सिविल वॉर और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स के बाद चाइना में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के रूप में एक स्टेबल गवर्नमेंट ने चार्ज लिया। अब ऑल्दो पीआरसी और माओ को क्रेडिट दिया जाता है चाइना के प्रेजेंट सुपर पावर स्टेटस के लिए, पर हकीकत इससे काफी अलग है। ये देखो ग्राफ, पीआरसी ने गवर्नमेंट बनाया था यहां और चाइना का ग्रोथ स्टार्ट हुआ यहां से। तो 1949 से 1982 तक चाइना में आखिर चल क्या रहा था? स्टूपिडिटी। माओ जेडोंग ने पावर में आने के बाद चाइना को रैपिडली डेवलप करना चाहा और वो ये करना चाह रहे थे चाइना को एक अग्रेरियन इकोनॉमी से इंडस्ट्रियल इकोनॉमी में बदलकर। इसके लिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने शुरू किया सीरीज ऑफ 5 ईयर प्लान्स, जो कि एक सोवियत रशियन स्ट्रैटेजी है, जहां हर 5 साल में नए गोल्स अचीव करने के लिए गवर्नमेंट कुछ कदम उठाते हैं। पहले तो उन्होंने फैक्ट्रीज एस्टैब्लिश कर दी। अब जो लोग फैक्ट्री में काम करने आए वो लोग किसान ही थे, तो खेत में किसान कम पड़ने लगे और जो किसान फैक्ट्री में लग गए उनकी कमी पूरी करने के लिए माओ की गवर्नमेंट एग्रीकल्चरल आउटपुट को अनरियलिस्टिकली बढ़ाने लगे। ये करने के लिए उन्होंने किसानों को खुद की खेती करने से रोक के एरिया के सारे खेत मिलाकर उनमें मिलकर खेती करवाई और इससे जो अनाज उन्हें मिलता वो ले जाती थी गवर्नमेंट और दे देते थे इंडस्ट्री में काम करने वालों को। अब हुआ ये कि जिन किसानों से गवर्नमेंट अनाज छीन लेते थे वो भूख से मरने लगे। अप्रोक्सीमेटली 45 मिलियन लोग भूखमरी से मर गए। ये हादसा हुआ था सेकेंड 5 ईयर प्लान में और आयरनी ये है कि इसका नाम था द ग्रेट लीप फॉरवर्ड। अब अगर सीसीपी भी सक्सेसफुल नहीं था चाइना को पॉवर्टी से निकालने में, फिर आकर चाइना
आज जिस लेवल पर है वहां पहुंचा कैसे? ये देखो ग्राफ। चाइना का ग्रोथ स्टार्ट हुआ यहाँ से, और उस वक्त चाइना के लीडर थे देन शाओपिंग, और यहीं से शुरुआत होती है असली ग्रोथ स्टोरी। अब देन माओ के साथ शुरुआत से ही थे। इवन पीआरसी को एस्टैब्लिश करने में भी इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। इनफैक्ट तिब्बत को चाइना के साथ जोड़ने के पीछे देन ही थे। पर माओ के एक्शंस को देखने के बाद देन के आइडियोलॉजीज बदलने लगे और उनका आउटलुक एक्सट्रीमिस्ट से मॉडरेट में बदल गया। पर देन इसमें अकेले नहीं थे, काफी सारे और पार्टी मेंबर्स ने भी खुद को माओ की आइडियोलॉजी से अलग करने लगे और ये सब मॉडरेट्स कहे जाने लगे। पर जब ये बात माओ की नजरों में पड़ी तो पावर हंग्री होने की वजह से जिनका भी सोच उनसे नहीं मिलता था उनको मारने लगे या टॉर्चर करने लगे। देन जो एक वक्त पीआरसी के टॉप लेवल लीडर्स में थे, उनके खुद के भाई को सीसीपी के टॉर्चर की वजह से सुसाइड करना पड़ा और उनका खुद का बेटा टॉर्चर की वजह से पैरालाइज हो गया। 1976 में माओ जेडोंग ने आखिरी सांस ली और उनके द्वारा चुने हुए सक्सेसर पावर में आ गए। पर देन पार्टी से बाहर किए जाने के बावजूद पार्टी के अंदर उनका इन्फ्लुएंस था और इसी वजह से उन्होंने माओ के चुने हुए कैंडिडेट को भी साइडलाइन करके 70 साल की उम्र में बन गए सीसीपी के चेयरमैन और चाइना का प्रीमियर। डेन जाओपिंग अधिकार में आने के बाद शुरू हुआ चाइना का इकोनॉमिक मिरेकल। डेन जाओपिंग ने एक सीरीज ऑफ पॉलिसीज निकाली जिसका नाम था बोलुएन फैनजेंग, मतलब बीजिंग स्प्रिंग, जिसका एक पार्ट था रिफॉर्म एंड ओपन अप। इकोनॉमी को सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल से हटाकर मार्केट ओरिएंटेड रखा और प्राइवेट एंटरप्राइजेस को ऑपरेट करने के लिए अलाउ किया। लोकल गवर्नमेंट्स को डेवलपमेंट्स करने के लिए भी इंसेंटिवाइज करने लगे। तो अगर कोई मेंबर को सीसीपी में आगे बढ़ना था तो उनके पास किसी तरीके का डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करने का ट्रैक रिकॉर्ड रहना पड़ता था। चाइना ने खुद को फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स के लिए ओपन किया और शेनज़ेंग जैसे जगहों को स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स डिक्लेयर कर दिया और फॉरेन कंपनीज को यहाँ बिजनेस या फैक्ट्रीज लगाने पे टैक्स इंसेंटिव्स भी देने लगे, क्योंकि चाइनीज पॉलिटिशियंस का पार्टी के अंदर ग्रो करने के लिए एक लौता तरीका अपने एरिया के जीडीपी को बढ़ाना था। तो इसका सबसे आसान तरीका था इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना। टू पुट इन सिंपल वर्ड्स, डेन जाओपिंग ने चाइनीज कम्युनिज्म में कैपिटलिज्म के फीचर्स को इंक्लूड करना शुरू कर दिया। उन्होंने पॉलिटिकली नहीं पर कल्चरल रिफॉर्म्स भी लाए, जैसे फ्री थिंकिंग एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन अलाउ करना जो यूजुअली कम्युनिस्ट कंट्रीज नहीं करते, और एग्जिस्टिंग क्लास डिवीजन को भी अबॉलिश कर दिया, जिससे एम्प्लॉयमेंट का सबको एक्सेस मिल गया। देन जाओपिंग ने बदलते समय के साथ पॉलिसीज में चेंजेस लाकर चाइना को अलग दिशा में ले गए। उनसे पहले के लीडर्स मोस्टली एक स्ट्रैटेजी को फोर्सफुली इंप्लीमेंट करने के लिए रिपीटेड फेलियर्स के बाद भी अटेम्प्ट कर रहे थे। 1990s के ग्लोबलाइजेशन के बाद इंडिया का ग्रोथ हुआ, बट एक्सटेंट चाइना जितना शायद इसलिए नहीं था क्योंकि इंडिया ने थोड़ा पहले ही खुद को ओपन अप कर दिया बिफोर बीइंग रेडी फॉर द वर्ल्ड, और इसलिए वो ग्लोबलाइजेशन का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन उठा नहीं पाए। तो चाइना के केस में पॉसिबल था। सो दैट वाज इट फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे गाइस, अंटिल नेक्स्ट टाइम।